So in today's video, I'm going to be talking about a very important critical term जिसका नाम है negative capability, which was given by the romantic literary critic John Keats. ये टर्म आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। मैं इसके क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इस टर्म को समझाएं, सो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक। सबसे पहले जो चीज़ आपको समझनी है वो है ये, अक्सर लड़कियों की शादी के बाद क्या होता है कि उनके ससुराल में ये बोला जाता है कि नहीं, आपको शादी के बाद तो साड़ी ही पहननी होगी। वेयर कुछ कुछ ससुराल्स में अलाउड होता है कि नहीं, आप सूट पहन सकते हो, विच इज़ ओके, आपको डेली साड़ी पहनने की नीड नहीं है। और किसी किसी का ससुराल बहुत ही अच्छा निकल गया तो उनको जीन्स टॉप या फिर नॉर्मल कैजुअल्स पहनने की भी अनुमति होती है। यहाँ पे आपने 3 सिनेरियोज देखे जहाँ पे आप ये पता लगा सकते हो कि हर घर का अपना अपना ओपिनियन होता है, हर घर की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं जो उनकी प्रथा एंड उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग सही होती है या गलत होती है। वहीं आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो कंप्लीट बिग जॉइंट फैमिलीज में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची, कजन्स, इन सब का प्यार एक बच्चे को मिलता है। उनको लगता है कि it is a very good and safe place to be along with a good big family rather than a nuclear family। वहीं दूसरी तरफ दूसरे इंसान का विचार होता है कि नहीं यार, न्यूक्लियर फैमिली में रहना ठीक है, क्योंकि बड़ी फैमिलीज में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, नोकझोंक हो जाती है एंड रोटी बनानी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा रोटी बनानी पड़ती है। सो ये कुछ ऐसे सब्जेक्टिव ओपिनियंस हुए जो इंसान के साथ साथ बदलते रहते हैं। मेरे विचार कुछ और हो सकते हैं, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं, आपके ही घर में रहने वाले एक इंसान के या प्रोबेबली आपके भाई बहन के विचार आपसे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इस चीज को हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिविटी, जहाँ पे एक इंसान का अपना मत, अपना ओपिनियन, अपने डिजायर्स एंड बायसेस के अकॉर्डिंग वो दुनिया को जज करता है। यहाँ पे उसको जो चीज़ सही लगती है दुनिया को वो उस हिसाब से देखता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझने की कोशिश नहीं करता है। एंड जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को किसी चीज़ से थोप देते हो, स्टीरियोटाइप कर देते हो, या फिर अपनी एनालिसिस, अपनी सब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको जज करते हो, इसी को ही हम लोग सब्जेक्टिव एनालिसिस कहते हैं। इसी के ही कंपैरिजन में ये वर्ड आप लोग ने अपने लिटरेचर में काफ़ी बार सुना होगा। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती है, बस वो कुछ भी कंज्यूम कर लेते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। तो सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर इवेंट, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी पोएट के साथ अपनी सब्जेक्टिव एनालिसिस उसके साथ जोड़ देते हो, अपनी पर्सनल चॉइसेस, अपनी पर्सनल ओपिनियन, मतलब कि आपके अकॉर्डिंग दुनिया जैसी है, बहुत ही फिक्स्ड और रिजिड तरीके से आप किसी चीज को जज करते हो। वहीं पे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आपने अपना मत किसी चीज में अटैच नहीं किया एंड वो चीज जैसी एक्चुअल में है, जैसी फैक्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ होता है, तथ्य होता है, उसमें किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं होता है आपके पर्सनल इच्छाओं, डिजायर्स का या फिर आपके ओपिनियन का, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी के अंदर। अगर इस पॉइंट को आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाते हो तो आपको राइटर्स की जो कठिन थ्योरीज हैं और उनके जो टर्म्स हैं उसको समझने में बहुत आसानी होगी। अब क्योंकि आप ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी को समझ गए हो, मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि समझ में आया या नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे जॉन कीट्स के इस टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी को। Negative capability is the capacity of an individual, particularly a poet, to embrace uncertainty, ambiguity and doubt without any need to resolve the clear cut facts or rational explanations। आपको लगा होगा कि यार ये डेफिनेशन तो हम भी पढ़ लेते, बाकी मैम के होने का क्या फायदा हुआ। तो देखो यहाँ पे आपके जॉन कीट्स ने कहा है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी एक आर्टिस्ट या फिर एक इंसान की कला होती है, ये उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपकी अनसर्टेनिटी को, एम्बिग्विटी को, मतलब कंफ्यूजन को और डाउट को जब सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता है, वो फैक्ट और रीजन के पीछे नहीं भागता है एंड चीजों को हाफ ट्रुथ्स में ही इंजॉय करता है। दुनिया अगर एम्बिगुअस है तो उसको वैसे ही इंजॉय करता है। इस चीज को कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। आपको मैंने सब्जेक्टिविटी इसीलिए बताया क्योंकि ये मैं आपको पहले ही समझाना चाहती थी कि सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है फिक्स्ड ट्रुथ होना, या फिर आप बहुत ज्यादा रिजिड होते हो, आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि किसी किसी के ससुराल में बिल्कुल भी इस बात को मान्यता ही नहीं दी जाती है कि भाई गर्मी हो रही है, इतनी भयंकर साड़ी पहन के या तैयार होके एक बहू घर में काम नहीं कर सकती है किचन में। उनकी बस ये फिक्स्ड बोल सकते हैं ओपिनियन होता है, फिक्स्ड बायसेस होते हैं कि नहीं, हमारे घर की ये प्रथा है, ऐसे ही सही है, ऐसे ही होना चाहिए।
तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सब्जेक्टिव एनालिसिस, अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के साथ जोड़ दिए। तो यहाँ पे नेगेटिव कैपेबिलिटी जो आपके जॉन कीट्स का टर्म है, अपने कजन्स को एक लेटर लिखते टाइम डिस्कस करते थे। मैं जब भी इस बात को रीड करती हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है कि जस्ट इमेजिन कि उस टाइम के लोग कितने सभ्य होंगे कि अपने कजन्स वगैरह से लेटर वगैरह लिखते थे, तो लिटरेचर की बात करते थे। हमारी अगर चैट कोई खोल के देख लिया हमारे कजन्स या फिर हमारे सिबलिंग्स के साथ, तो आई डोंट नो लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जॉन कीट्स ने ये जो टर्म है सबसे पहले कॉइन किया है अपने एक लेटर्स में, जो उन्होंने अपने भाइयों को लिखा था, जॉर्ज एंड थॉमस को, 1817 के लेटर में। ये डेट कभी भी पूछी नहीं गई है, तो परेशान मत होना। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी एक इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है जो जॉन कीट्स के अकॉर्डिंग एक महान पोएट के अंदर ही होती है, जहाँ पे वो चीज़ों को एज इट इज कंज्यूम कराता है अपने ऑडियंसेस को, उन चीज़ों को रिजिड वे में बदलने की कोशिश नहीं करता है, हाफ ट्रूथ्स को वैसा ही रहता है। कोई चीज़ अगर आपकी कंफ्यूजन में है, कोई चीज़ अगर एम्बिगुअस है, तो उसको वैसे ही पोर्ट्रे करता है। अगर आप इंसान का, हम लोगों का भी जीवन देखोगे तो वो परफेक्ट तो होता नहीं है कि नहीं, हम लोग चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट बार में ही नेट निकल जाए तो मेरा नेट निकल ही जाएगा, हम चाहते हैं कि एक महीना सिर्फ पढ़ाई करके नेट निकल जाए तो ये निकल ही जाएगा। तो ये रिजिडिटी हम लोग इंसानों के भी जीवन में नहीं होती है, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, काफ़ी मशक्क़त होती है। हम लोग अपनी 6-8 महीने की जर्नी में बहुत कुछ पढ़ते हैं जिसमें बहुत ही एम्बिग्विटी होती है। तो ये चीज़ होती है नेगेटिव कैपेबिलिटी, जब आपका कोई भी पोएट या आपका कोई भी आर्टिस्ट क्या करता है कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आपके सामने प्रेजेंट करेगा एज इट इज़, जिसके अंदर एम्बिग्विटी भी है, डाउट भी है, एंड जितनी भी कन्फ्यूजन है वो भी उसके अंदर पड़ी हुई हैं। इन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया ये बताते हुए कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे राइटर्स को देखा है जो आपके बिल्कुल भी टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं अनसर्टेनिटी को, एंड हमेशा फैक्ट और रीज़न के पीछे भागते रहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया है, जो मैं आपको अभी दूंगी, कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी कहा है कि ये आपकी एक एबिलिटी होती है टू रिमेन कॉन्टेंट विद द हाफ ट्रूथ्स एंड मिस्ट्रीज। आप खुद इस बात को बताइए कि कोई ऐसी मिस्टीरियस मूवी होती है जिसमें कोई गुत्थी, कोई कहानी सॉल्व ही नहीं हो रही होती है, आपके मन में एक अजीब सी टेंशन पैदा होती है कि यार ये क्या हो रहा है, आपके मन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है। अगर कोई चीज़ बिल्कुल मतलब ऐसे दिखाई जाए कि अच्छा ये लड़का इस लड़की से प्यार करता था, ओ इसकी अपने उसके फादर से बात करने गया, उसके फादर ने कहा बहुत बढ़िया, ये लो मेरी लड़की, कहा शादी करके ले जाओ, तो उस मूवी को आपको देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। जहाँ पे बड़े भैया लड़ाइयाँ होती हैं, बाप दूर कर देता है लड़की को, काफ़ी टेंशन होती हैं, फिर काफ़ी चीज़ें सच बाहर निकल के आती हैं, मतलब मिस्टेरिकल जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो सामने आते हैं, तो आपको मज़ा आती है, वो चीज़ आपको इंटरेस्ट देती है। और यही चीज़ आपके कीट्स बोलते हैं कि परफेक्टली उनको दिखाई देता है आपके शेक्सपियर के वर्क्स के अंदर, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। ये यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन्स है जो इन्होंने अपने लेटर में इस्तेमाल की थी नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में बताने के लिए। कभी इससे क्वेश्चन तो नहीं आया है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक बार चाहो तो उसको ज़रूर से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग शेक्सपियर के बारे में बात करें तो आपके जॉन कीट्स कहते हैं कि शेक्सपियर इज दैट प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, जिसके काम में आपको अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी, डाउट एंड हाफ ट्रूथ्स देखने को मिलेंगे, एंड उसी से ही इनका काम इतना रिच एंड इंटरेस्टिंग बनता है कि आज की भी डेट में आप किसी भी पर्टिकुलर शेक्सपियर का एक प्ले उठा लीजिए, आपको उतना ही इंटरेस्ट आएगा जैसे कि आप कोई बॉलीवुड मूवी देख रहे होंगे। हालांकि बॉलीवुड मूवीज में तो आप कुछ भी रखा नहीं है। शेक्सपियर को ये कहते हैं कि नेगेटिव कैपेबिलिटी इनके अंदर सबसे ज़्यादा है। ही टेल्स कि ही इज़ द एपिटोम ऑफ दिस क्वालिटी, क्योंकि ये एडमायर करते हैं शेक्सपियर को उनकी एबिलिटी के लिए। ये क्रिएट करते हैं कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड सिनारियोस फुल ऑफ एम्बिग्विटी एंड डेप्थ। मैंने आपको पहले बताया ना कि कोई भी चीज़ अगर बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल है, आप बोलते हो कि नहीं एक लड़का अगर लड़की से प्यार करता है तो उसको उसी से शादी करनी चाहिए, और शादी हो भी जाती है, तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। मज़ा तो आपको तब आती है जब एम्बिग्विटी होती है, उनके परिवारों में लड़ाइयाँ होती है, उनकी अंत तक शादी ही नहीं हो पाती है। ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आप देख सकते हो शेक्सपियर के कई सारे कैरेक्टर्स में। प्राइम एग्जाम्पल मैं मानती हूँ इसका हैमलेट। हैमलेट डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि मुझे अपने चाचा को मारना है नहीं मारना है, उसके अंदर किस चीज़ का गुस्सा है, उसके अंदर किस चीज़ की जेलसी है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, अनसर्टन रहता है, एम्बिग्विटी में रहता है। अगर आपने
शाहिद कपूर की मूवी हैदर देख रखी है, तो उसमें हैमलेट के ही कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रखा है बहुत ही ब्यूटीफुली कि कभी भी वो पागल हो जाएगा, कभी भी वो हंसने लगेगा, वो कभी भी डिसाइड ही नहीं कर पाता है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये एम्बिग्विटी जो होती है ना, वो एक काम के अंदर डेप्थ को क्रिएट करती है एंड इससे आपके ऑडियंस को बहुत मजा आता है। आप मैकबेथ को देख लीजिए कि वो एम्बिशियस तो है बहुत ज्यादा कि उसको राजा बनना है, लेकिन डंकन को मारने के बाद वो गिल्ट में चला जाता है, उसको बहुत गिल्ट भी फील होता है। तो ये जो द्वंद्व की फीलिंग होती है दो ऑपोजिट चीजों के बीच में, उसको आपकी एक अच्छी कैपेबिलिटी माना है आपके कीट्स ने। आप इयागो को देख लीजिए ओथेलो के अंदर, लियर को देख लीजिए किंग लियर के अंदर, एंटनी को देख लीजिए एंटनी एंड क्लियोपैट्रा के अंदर, जहां पे अपनी जो प्रजा होती है उसको संभालने के बीच में और क्लियोपैट्रा के लिए अपने प्यार के बीच में ये बटा रहता है, कभी डिसाइड ही नहीं कर पाता है। इसके ही कंपैरिजन में इन्होंने सैमुअल टेलर कोलरिज को कहा है कि एक शेक्सपियर है और एक कोलरिज को पकड़ लो, कि कोलरिज इज ऑलवेज रनिंग आफ्टर यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड ही इज ऑलवेज हैविंग एन इरिटेबल रीचिंग फॉर फैक्ट एंड रीजन। मतलब कि इनको बहुत ही रिजिडली किसी चीज को सबके सामने प्रूव करना है। किसी भी पर्टिकुलर राइटर को, जैसे वर्ड्सवर्थ को आपके कोलरिज कहते हैं कि नहीं नहीं, वर्ड्सवर्थ का जो ये वर्क है लिरिकल बैलेट, उसमें ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। बहुत सारे टर्म्स ये भी कॉइन आउट करते हैं फिलॉसफी से रिलेटेड, मेटाफिजिक्स से रिलेटेड, पोइट्री से रिलेटेड, कि पोइट्री को ऐसा होना चाहिए, इमेजिनेशन को ऐसा होना चाहिए, प्राइमरी इमेजिनेशन ये होता है, फैंसी ये होता है। मतलब कि कोलरिज इज दैट पर्सन जो बहुत ज्यादा फैक्ट एंड रीजन के ऊपर काम करते हैं। ये किसी भी चीज को बीच में एम्बिग्विटी में या बीच में लटकाया हुआ नहीं छोड़ सकते हैं एंड हेंस आपके जॉन कीट्स कहते हैं कि ही कैन नॉट बी अ गुड एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो ये टर्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट है ही नहीं समझने के लिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपने आज तक ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू इस टर्म को पढ़ा था या नहीं और समझ में आया या नहीं, ये भी बता देना। क्वेश्चन आप एक बार जरूर से देख कर जाइए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपके सामने टर्म रखा जाता है नेगेटिव कैपेबिलिटी और आपके सामने छाटने को बोला जाता है कि बताओ ये टर्म किसने दिया है, तो ये टर्म जॉन कीट्स ने दिया है। वही सेम क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 में भी आ गया है। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स। तो जब आपको पता होगा कि ये इन्होंने ही कॉइन किया है 1870 में अपने एक लेटर में, तभी आप इसको ट्रू कॉइन कर पाएंगे। देन आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है, whom did Keats regard as the prime example of negative capability। तो जिन बच्चों को नहीं पता होगा कि नेगेटिव कैपेबिलिटी, वो कुछ और समझ के बैठ जाएंगे कि नहीं यार शेक्सपियर को तो ये नेगेटिव बोलने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, तो उनका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आपका सही आंसर है विलियम शेक्सपियर, बिकॉज ही कंसिडर्स विलियम शेक्सपियर एज द एपिटोम क्वालिटी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी ऑफ लीविंग समथिंग इन बिटवीन, लटका के छोड़ देना, एम्बिग्विटी भी छोड़ देना, आपके कंफ्यूजन में छोड़ देना एंड फैक्ट और रीजन के पीछे और रिजिडिटी के पीछे नहीं भागना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से कमेंट करें एंड लाइक जरूर किया करो आप लोग, बिकॉज व्यूज बहुत होते हैं एंड बच्चों के लाइक्स कम होते हैं। अच्छा लगे तभी करना, नो फोर्स ऑन दैट। एंड अगर आप क्वेश्चंस लगाना चाहो तो आप जरूर से हमारी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को ट्राई करिए। यहाँ पे आपको बेटा बोथ ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। पूरे सिलेबस के सेग्रीगेटेड क्वेश्चन आपको एक जगह पे मिल जाएंगे जो आपको मदद करेंगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से लगाने में। आप मेरे टीचिंग स्टाइल को अगर पसंद करते हैं तो मेरी पेड कोर्सेज को जरूर से ट्राई करिए। वहां पे भी मैंने कठिन कॉन्सेप्ट्स को इन्हीं सिमिलर एंड बहुत ही इजी सिंपल वे में रिलेटेबल एग्जांपल्स के थ्रू समझा रखा है। आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट किया करिए, जहाँ पे आपको फ्री में कई सारी जानकारी मिल जाती है। उन वीडियोस को देख के आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, बिकॉज इसमें आपको कोई भी शुल्क पे नहीं करना है। इट इज कम्प्लीटली फ्री एंड यहाँ पे आपको सर्विसेज जो मिलती है वो आपको मजा दे देंगी। फ्री पोल्स एंड टेस्ट सीरीज एक दिन में कई बार बच्चों को मिलती हैं। देन यहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक, क्वेश्चन या किसी भी चीज के बारे में आके डिस्कशन कर सकते हो वन ऑन वन विथ मी। मेरे आपको यहाँ पे बहुत सारे वॉइस नोट्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे डिस्कशंस मिल जाएंगे। हमारा ग्रुप की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा रिच एंड बहुत ही ज़्यादा एजुकेटिव है, जो आपकी हमेशा मदद करेगा। सो इन सारी चीज़ों से मेरे साथ जुड़े रहिए। इन सभी चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आप कौन सा टर्म इसी तरीके से पढ़ना चाहोगे, क्रिटिकल टर्म, मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना एंड मैं उस पर ऐसा छोटा सा वीडियो बना दूंगी। सो आई एम गोइंग टू टेक यू लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।